शाम से खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर एक अटैक के नतीजे में जो है वो 5 जो है वो लोग जहाँ बहक हुए। एक पाकिस्तानी ड्राइवर है, बाकी 4 चाइनीज़। दूसरा एक हफ्ते के अंदर अटैक बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि हुआ, उसके हवाले से भी बात करेंगे। वजारत ख़जाना को हैंडल करने की बात है, उसके से जुड़ी एक खबर है अंदर की, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि हुकूमत के ऐसे सीनियर लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इन एंड आउट, टाइम इन एंड आउट के, थोड़ा सा हैरान करने वाले बयानात हैं और चीज़ें हैं कि आखिर उनको क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूं यशबीन जमाल। आज के इस वीलॉग में कुछ बात करेंगे। अफसोसनाक खबर है बिशाम से, खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर एक अटैक के नतीजे में जो है वो 5 जो है वो लोग जहाँ बहक हुए। एक पाकिस्तानी ड्राइवर है, बाकी 4 चाइनीज़ हमारे इंजीनियर्स हैं जो कि दासू की तरफ जा रहे थे, जो कि आपको पता है बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबा है, चाइनीज़ की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। थोड़ा सा उस पर बात करेंगे क्योंकि ये एक अब हम एक वेव है जो नज़र आ रही है। कल के दिन ही एक अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से हमने देखा, जहाँ पर तुर्बत में नेवल बेस के ऊपर जो है वो हमने देखा कि हमला हुआ, अटैक हुआ। BLA जो है वो इस तरह की बहुत सारी इंसिडेंट्स के साथ हम देख रहे हैं कि कनेक्टेड नज़र आती है, और ये उसी जगह पे सीक्वेंस के अंदर दूसरा एक हफ्ते के अंदर अटैक बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि हुआ, और उसके बाद फिर आज ये खबर जो है वो बिशाम से आना बड़ा अलार्मिंग है। इमरान खान साहब की आज मीडिया से कुछ गुफ्तगू हुई है, उन्होंने उसके अंदर क्या कहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। हुकूमती हलकों में ख़ास तौर पे जहाँ पर वजारत ख़जाना को हैंडल करने की बात है, उसके से जुड़ी एक खबर है अंदर की। वीलॉग को आखिर तक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि वजारत ख़जाना के जो मामलात हैं उनको जो है वो किस तरीके से चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह अगैन हुकूमत से जुड़े कुछ मामलात, क्या ऐसा हो रहा है कि 2-3 हुकूमत के ऐसे सीनियर लोग, नून लीग के चले कह लें, ऐसे सीनियर लोग जो कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इन एंड आउट, टाइम इन एंड आउट के, थोड़ा सा हैरान करने वाले बयानात हैं और चीज़ें हैं कि आखिर उनको क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में थोड़ा सा मरवत साहब के हवाले से, क्योंकि कल मैंने काफ़ी तफसील से वीलॉग किया कि वो किसके साथ हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब तो मरवत साहब का तो जो रवैये का मसला है वो तो है ही है। मरवत साहब जो है वो अब बात जो है वो हाथापाई तक हम देख रहे हैं कि मरवत साहब के केस में पहुंच गई है। थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि बिशाम में अटैक जो है वो 5 जो लोग हैं वो उसके अंदर शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। 4 उसके अंदर चाइनीज़ हैं, एक पाकिस्तानी ड्राइवर है, और दासू की तरफ ये लोग जा रहे थे, बढ़ रहे थे, और जब अटैक हुआ तो गाड़ी जो है वो खाई में गिरी है, उस गाड़ी के अंदर आग लगी है, और जो बॉडीज़ रिकवर हुई हैं उसके अंदर 2 जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से झुलस गई हैं, वो जल गई हैं, अनरिकग्नाइजेबल हद तक जो है वो बॉडीज़ बताया जा रहा है कि झुलस गई हैं। यही वो इलाका है, और इसी प्रोजेक्ट के करीब और इसी प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के साथ पहले भी इतना ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 2021 में हमने देखा कि पेश आ चुका है, जब उस वक्त भी इसी तरीके से अटैक किया गया था, और उसमें 11 जाने जो है वो गई थी, जिसके अंदर 9 लोग जो है उनका ताल्लुक चाइना से था, वो चाइनीज़ थे। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर मैसिव चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। वो हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क है जो हमारे थिक एंड थिन में हमारे साथ खड़ा होता है, और ये कुछ सालों से ये बात हम देख रहे हैं कि ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ये इंसिडेंट्स जिसके अंदर चाइनीज़ लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों पे हमें हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं और जो चीज़ें हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आखिर सूरत हाल यहाँ तक क्यों पहुँच रही है। और फिर मैं कहूँगी कि ये सारा कुछ भी मुल्क के अंदर जो होती बढ़ती हुई या जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हुई सियासी इंस्टेबिलिटी है उससे जुड़ा हुआ है। जब सियासी जमातों की हुकूमतों को इधर उधर के कामों से फुर्सत नहीं मिलेगी तो वो कहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर और इन पॉलिसीज़ के ऊपर और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर गौर करेंगे। कि जो बात हमें बार बार कही जा रही थी कि जो टेररिज्म की एक वेव है मुल्क के अंदर, सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, उस वक्त बहुत से लोग ये तनकीद करते थे कि कहाँ है जी, क्या हुआ है, ये तो बिला वजह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात साबित हो रही है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं है, सूरत हाल वाकई ही खासी संगीन और गंभीर है व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान, और इसको हमें फिक्स करने की मेरा ख्याल है बहुत अशद ज़रूरत है। क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर ये मामला जो है ये तो हाथ से निकलते जा रहे हैं, निकलते जाएंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है, एक हफ्ते के अंदर 2 अटैक्स होना, और फिर ये अब तो अटैक्स मेरे ख्याल एक बड़ा फ्रीक्वेंट अकरेंस हो गए हैं। अब इस इंसिडेंट के ऊपर भी अभी तक भी चाइनीज़ हुकूमत या एम्बेसी या किसी भी ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो ये जो खामोशी भी है उनकी तरफ से मेरे लिए तो वो भी परेशान कुन है, क्योंकि एक दोस्त मुल्क है और उन लोगों का इस तरीके से यहाँ पर आके बार बार उनकी जानों का ज़िया होना मेरे ख्याल है कि एक अनफॉर्चुनेट जो है वो चीज़ है। मुल्क की सियासी सूरत हाल की तरफ आए, एक तो आपको पता है एजुकेशन कॉलेज का जो मामला है उसमें बहुत हंगामा और शोर जो है वो मचा हुआ है कि क्या सूरत हाल है उसकी, और बहुत सारी तफसीलात के ऊपर बात ऑलरेडी हो चुकी है। हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की कोई अप्रूवल नहीं थी जो आज चीमा साहब क्लेम करें, और
राहत चीमा साहब अब प्रेशराइज कर रहे हैं कि उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट भी जो है वो प्रोड्यूस कर दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ निकाली जाए कागजी उसके ऊपर जिससे मैं जो है वो सुरखरू हो जाऊँ। जो प्रिंसिपल साहब है, मैं सबसे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ इतना अनफॉर्चुनेट है ये सारा मामला कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा एजुकेशनिस्ट, एक फॉरेन एजुकेशनिस्ट जो कि इस मुल्क के एक एलीट इंस्टीट्यूशन को पिछले कई सालों से चला रहा है, वो एक अच्छे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है जिसके अंदर मुतअद्दिद लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं, बट एक छोटे सा क्लैश मुल्क की पावर एलीट से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स के साथ, और सिचुएशन यहाँ तक आ जाती है कि गवर्नर साहब की तरफ से कहा जाता है कि 40 लाख जो तनख्वाह ये लेता है उसकी इंक्वायरी हो रही है और ये इसलिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। तो सवाल ये है कि वो 40 लाख की तनख्वाह इलीगली ले रहे हैं क्या, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कोई पैसे रिसीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो जो आपने उनके साथ एग्री अपॉन किया वो 40 लाख है या 1 करोड़ है, वो फिर अग्रीड है, उसकी कौन सी इंक्वायरी है जो आप कंडक्ट करना चाहते हैं? कभी आप कहते हैं वो छुट्टियों पर रहते हैं पूरा साल, कभी आप कुछ कहते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, इससे ये बात साबित होती है टाइम इन एंड आउट कि हमारे मुल्क की एलीट को हाथ लगाना, जो लगाता है उसके साथ फिर वही होता है जो इस वक्त मिस्टर थॉमसन के साथ हो रहा है। और इसके अलावा तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मुझे समझ नहीं आती क्योंकि आप उसकी उनकी मिसकंडक्ट और उनकी फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर ऑडिट खोलने तक पर आ गए हैं। सो आई थिंक कि इट्स अबाउट टाइम कि हम इन चीज़ों को थिंक करें। एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है मेरे से अगर कोई पूछे तो जो कुछ इस वक्त हुआ है इस पूरे केस के अंदर, और फिर जिस तरीके से मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आती कि हमारे वज़ीर इत्तलात ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिस्पॉन्ड किया एचएसएन के इशू के ऊपर। हमारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनके पास भी कोई काम नहीं है, वो एचएसएन के इशू के ऊपर ना सिर्फ बात कर रही है, मैं इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। उनका एक प्रोग्राम में बैठकर ये कहना कि उन्होंने नारे भी लगवाए थे मरीम नवाज के खिलाफ, देन दिस काइंड ऑफ गिव्स अ सेंस कि आप लोगों का उनके खिलाफ कोई पर्सनल कोई एजेंडा चल रहा है। तो आप जो है वो इस तरह की बातें जो है वो फिर कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि वज़ीर इत्तलात दोनों जो हैं फेडरल के भी और सूबे के भी, ऐसा सवाल पूछे जाने पर भी उनको शायद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ये है कि ये एक इंडिविजुअल का पर्सनल मसला है जो एक इदारे के साथ हुआ है, इदारा और वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करेंगे। हम ना आहत चीमा के तर्जुमान है, ना एचएसएन कॉलेज के और ना मिस्टर थॉमसन के तर्जुमान है, लेकिन नहीं, हमने हर उस बात में जिसमें हमारे एलीट सर्कल से कोई इन्वॉल्व है उसकी हमने तर्जुमानी करनी है, बहुत भरपूर तरीके से तर्जुमानी करनी है, बढ़ चढ़ कर तर्जुमानी करनी है, जो कि हम देख रहे हैं कि हो रही है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, आज उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है मीडिया से। बुशरा बीबी ने तो अपनी गुफ्तगू में जो बहुत सारी बातें की उसके अंदर क्रक्स ये था कि इमरान खान के ख़मीर में नहीं है कि वो किसी से इंतकाम ले, और ना हमारा मज़हब की बात सिखाता है कि मुसलमान जो है किसी से बदला लेने को जो है वो तरजीह है, तो इमरान खान के ख़मीर में ये बात नहीं है। ऑन द अदर साइड इमरान खान साहब ने जहाँ पे अपने जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे को फिर से दोहराया, रीइटरेट किया, वहाँ पर उन्होंने एक बात ये कही कि आपको जो भी मसला है वो मेरे से पूरा करें, मुझे जितना चाहे मर्जी कैद रखें और बंद रखें, मेरे कारकुनान को रिहा कर दें। एक बड़ा ही बहुत बड़ा मैसेज है मैं समझती हूँ किसी भी लीडर की तरफ से, कि अगर वो ये कहे कि जी आप मेरे फॉलो करने वाले लोगों को विक्टिमाइज़ ना करें, अगर आपका जो भी स्कोर है वो मेरे साथ सेटल करें। तो मेरा ख्याल है इस तरह की बातों की जो है माजी में मिसाल नहीं मिलती है। इट्स अ वेरी गुड, अ वेरी मैग्नानिमस जेस्चर इमरान खान साहब के पार्ट के ऊपर, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने इस तरह से बात की और सोचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पर एक खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि मेरे कारकुनान वाला सारा मामला, अच्छा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे शेर अफजल मरवत साहब, इस बात को भी उन्होंने दोबारा रिइटरेट किया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे उमर अयूब, इस बात को भी उन्होंने दोबारा, तो वो जो एक कन्फ्यूजन रहती है कि शेर अफजल मरवत साहब का कितना एक्सेस है, वो जो बातें बताते हैं वो कितनी दुरुस्त होती है नहीं होती, बल्कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, तो उस वक्त भी बड़ा शोर मचा था कि क्यों रऊफ हसन साहब ने या गौहर साहब ने, जिन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी किया, उन्होंने क्यों अनाउंस नहीं किया बाज़ाब्ता तौर पर मरवत साहब का नाम। मरवत साहब को इतनी लंबी चौड़ी ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट खुद करनी पड़ी। तो आज जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि खान साहब ने ये दोनों अपॉइंटमेंट से तकर्रियाँ जो है इनका कहा है, खान साहब की तरफ से गो हेड है। अब इसका जो फाइनल एक नोटिफिकेशन है वो स्पीकर नेशनल असेंबली ने जारी करना, सिर्फ वो वाली जो एक रुकावट है वो बीच में रह गई है। बट हैविंग सेड दैट, मरवत साहब लगता है कि फुल कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं इस वक्त इमरान खान साहब का, लेकिन वो अपने टेम्पर को काबू नहीं रख पाते। उनका जो मुंह में आता है उल्टा पुल्टा वो बोल देते हैं, फिर पूरी पार्टी आती है उसको संभालने के लिए, उस पूरे डिबैकल को जो वो क्रिएट करते हैं, उस पूरे सीन को जो वो क्रिएट करते हैं। और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ उनकी हाथापाई हुई है मीटिंग के अंदर, जिसको वो खुद डिनाई कर रहे हैं। लेकिन कल मैं देख रही थी कि लतीफ़ खोसा साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर उसको वेरीफाई किया और उन्होंने कहा कि जज्बाती लोग हैं हो जाता है, विच मीन्स कि उन्होंने कंफर्म किया कि ये इंसिडेंट हुआ है जिसको शेर अफजल मरवत साहब टोटली डिनाई कर रहे हैं। तो पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफ तक तो बात जो थी वो तो थी ही, लेकिन अब बात जो है वो घूसो लातों मुक्कों तक पहुंच गई है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीडरशिप है जो बाहर है, और वो भी वो लीडरशिप जिनका खान साहब से एक्सेस होता है, मेरा ख्याल है कि मरवत साहब को ना थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाने की जो है उन्हें कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो अपने बयानात में भी मोहतात हों और वो इन चीज़ों के अंदर भी मोहतात हों जो वो करते हैं। आखिर में मैंने कहा था खबर दूंगी, डार साहब
رانا ثناء صاحب ایک تو سٹیٹمنٹس جو ان کی آ رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وزارت خزانہ جن کو دی ہے ٹھیک دی ہے، وزارت داخلہ جن کو دی ہے ٹھیک دی ہے، کیونکہ یہ دونوں وزارتیں جن کو دی ہیں اسی کی وجہ سے ضمانت ہوگی اس بات کی کہ یہ حکومت چل سکے۔ اب یہ بہت میرے خیال اس ملک کی سیاست کو جو بھی کوئی انڈرسٹینڈ کرتا ہے پھر وہی بات ہے کہ آپ انگلیاں اٹھانے کا موقع خود دیتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے یہ لائے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری حکومت کو چلنے دے اور اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ ایک کمزور حکومت، جاوید لطیف صاحب نے یہ بات خود کہی جی کہ ایک بڑی کمزور حکومت ہے، خدا جانے کیسے چلے گی، میں دعا کرتا ہوں چل جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنا حلقہ کھولنے کی بات کرتا ہوں تو مجھے دھمکی ملتی ہے کہ نواز شریف کا حلقہ کھول دیں گے، تو کوئی جاوید لطیف صاحب سے پوچھے کہ آپ لوگ اتنے سچے ہیں تو ان کو کہیں جی کہ کھولیں، اب نواز شریف کا حلقہ بھی کھولیں، میرا حلقہ بھی کھولیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ 2-3 سینئر لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو بات میں نے پہلے بتائی تھی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے، وہ بات تو طے شدہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باقی لوگ بھی اسی پورے ایک پلان کا حصہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو ایک مزاحمتی بیانیہ ہے اس کو ریوائیو کرنے کی یا زندہ کرنے کی ایک ذمہ داری دی گئی ہے کچھ ایسے لوگوں کے اوپر جو کہ نواز شریف صاحب کے تھوڑا قریبی سمجھے جاتے ہیں، جو سینئر لیڈرشپ کے اندر سمجھے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ وہی ذمہ داری ہے جو کسی نہ کسی سطح کے اوپر پوری کر رہے ہیں۔ اچھا، وزارت خزانہ کا چارج اورنگزیب صاحب کے پاس ہے، اسحاق ڈار صاحب امپورٹنٹ کمیٹیز میں فگر آؤٹ بھی کر رہے ہیں، ایک کمیٹی کو چیئر بھی کر رہے ہیں، اس بات کو لے کے بڑا شور ہنگامہ ہے۔ اب جو بڑے ویل پلیس سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کسی صورت اس بات پہ گیو اپ نہیں کیا ہے کہ ملک کا فائنانس جو ہے وہ خزانہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ یہ بات بالکل کسی صورت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ وزارت خارجہ انہوں نے لے لی ہے اس وقت معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، لیکن وہ کول ڈاؤن سے ساتھ ساتھ اس طرح کی اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے تاکہ کسی پوائنٹ کے اوپر یہ بات کہی جا سکے کہ اورنگزیب صاحب سے معیشت نہیں سنبھلی اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پیچھے ویسے بھی ڈار صاحب ہی کر رہے ہیں، تو ڈار صاحب ہی ہیں جو اس ملک کے سیویئر ہو سکتے ہیں خزانہ کے۔ اور وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب والا پورا ایپیسوڈ ہے اس کا ریپیٹ ہم 2.0 دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل 4-10 فیصلے مفتاح اسماعیل صاحب سے کروا کے اس کے بعد ان کو رخصت کر دیا گیا تھا، تو اب اسی طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے اور ڈار صاحب ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک بڑی لوکریٹو نوکری چھوڑ کے ایک نیشنلٹی چھوڑ کر اگر آپ ان کو لے کر آئیں تو خدا کے لیے ہاتھ کھول دیں ان کو کام کرنے دیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کسی موڈ میں اس وقت نہیں ہیں۔ سو لیٹس سی کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کہاں جاتی ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ، آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔